ओके, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। अगर एक कंपनी की आधे से ज्यादा वोटिंग पावर दूसरी कंपनी के पास है तो कंट्रोल करने वाली कंपनी होल्डिंग, कंट्रोल होने वाली कंपनी सब्सिडरी। क्या होल्डिंग कंपनी अकेले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा पाएगी सब्सिडरी में? होल्डिंग अकेले सब्सिडरी में ऑर्डिनरी, हाँ बिल्कुल पास करवा लेगी। क्या स्पेशल अकेले पास करवा लेगी? प्रैक्टिकली करवा लेगी, बट थियोरिटिकली तो नहीं करवाएगी। पर क्या उसके बिना कोई और स्पेशल पास कर पाएगा? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकला कि यार होल्डिंग पूरी तरह से सब्सिडरी को कंट्रोल करती है। अब चाहे ये वोटिंग पावर प्रेफरेंस शेयर की वजह से आए या इक्विटी से, हार्डली मैटर्स। चाहे ये वोटिंग पावर डायरेक्टली होल्डिंग के पास हो या किसी सब्सिडरी के थ्रू ये शेयर्स हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका आज फर्स्ट डे है? इज देयर एनीबडी? ओके, 1 2 3 4 5 6 ऑफ, नहीं वो ठीक है। और ऑनलाइन में फर्स्ट डे है जिनका? 2 और लोग हैं। ठीक है बेटा, वेरी नाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉ में जो फर्स्ट 22 सेक्शंस हैं ये समहाउ आप फाउंडेशन में भी पढ़ के आए हो। तो ऐसा नहीं है कि अरे सर वो जो कभी कभी कुछ बच्चों को ना बहुत ज्यादा फोमो होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम फियर ऑफ मिसिंग आउट। सर हम अब आए, जो आपने पढ़ा दिया मतलब 95% तो सिलेबस खत्म हो गया, जो छूट गया वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि अब हमारा मन ही नहीं लग रहा है आगे क्या करें। अगले 6 महीने ढंग से पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि 3 दिन का मिस हो गया। अब नहीं नहीं, देखो ऐसा है, उसके वीडियोस मिल जाएंगे। पहले 3-4 लेक्चर तो यूट्यूब पर भी डले हुए हैं, तो वहीं से आज ही देख सकते हो आप, नंबर 1। अदरवाइज मैनेजमेंट से कनेक्ट करना, तो वो आपको रिकवरी वीडियोस भी अवेलेबल करवा देंगे, और वो वीडियोस देखते रहना आराम से। आप तो कंपनी लॉ इज सच ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट कि इस ट्रेन में जहां चाहो वहां चढ़ सकते हो, वहीं से सवारी शुरू हो जाती। अभी से आज से ही समझ में आना शुरू हो जाएगा, पिछला वाला बाद में कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें तो नहीं है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट डे ही समझो, क्योंकि मैंने तो घर में पढ़ाई नहीं करी। बहुत बढ़िया। कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या होता है? एक होता है हीरो, मूवीज में, वेब सीरीज में, सब जगह सीरियल्स में। एक होता है हीरो, एक होता है विलेन। अब विलेन की इच्छा तो ये होती है कि हीरो को पकड़ लो और पिटाई करो उसकी जोर से, सीधे कंट्रोल कर लो। हीरो को पकड़ो, 2 लप्पड़ मारो, नीचे बिठा दो, एक चल इधर आ। पर ऐसा तो विलेन कर नहीं पाता, डायरेक्ट कंट्रोल तो आता नहीं है। तो हीरो को कंट्रोल करने का एक इनडायरेक्ट मेथड भी होता है। हीरोइन, आहा बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। तो विलेन हीरोइन को पकड़ लाता है और बोलता है कि अब तू आ जा, मैं बोलूंगा खड़ा हो जा तो खड़ा हो जा, बैठ जा तो बैठ जा। फिर ये इनडायरेक्ट कंट्रोल। कंपनी को कंट्रोल करने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप सीधे सीधे कंपनी के शेयर होल्ड कर लो तो कंपनी आपके कब्जे में आ जाएगी, और अगर समटाइम शेयर नहीं है लेकिन आपके पास डायरेक्टर्स हैं जो आपके कहने पे चलते हैं, तो कंपनी में डे टू डे जितने भी डिसीजन होते हैं वो तो सारे डायरेक्टर्स ही लेते हैं। कुछ एक चीजें हैं जिनमें शेयर होल्डर मीटिंग करनी पड़ती है, बाकी डे टू डे में सारे मेजर डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 5 डायरेक्टर बोर्ड पे बैठते हैं, उसमें से 3 डायरेक्टर आपके पट्टे हैं, आपने अपॉइंट करें। आप बोलोगे फेवर में तो फेवर में वोट डाल देंगे, आप बोलोगे अगेंस्ट में तो अगेंस्ट में वोट डाल देंगे। जैसा आप कहोगे वो वैसा ऐड करेंगे। तो उस कंपनी के सारे मेजर डिसीजन तो आप ही कंट्रोल कर रहे हो, तब बोलेंगे कि आपकी कंपनी होल्डिंग और वो वाली कंपनी सब्सिडरी कंपनी है। सर कब मानेंगे? आधे से ज्यादा डायरेक्टर को या तो अपॉइंट करने का पावर हो या तो रिमूव करने का पावर हो, 2 में से कोई भी एक पावर चलेगा। सर रिमूव करने का पावर से कैसे चलेगा? अभी अपॉइंट तो एस कंपनी के डायरेक्टर, एस कंपनी के शेयर होल्डर ही एस कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, पर उन 5 में से 3 को रिमूव करने का पावर एच के पास है।
तो जब भी बोर्ड मीटिंग होगी हम उनको समझा देंगे कि देखो इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट पड़ना चाहिए, और नहीं डाला तो अगले रेजोल्यूशन में वोट डालने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि हम तुमको तुम्हारी पोस्ट से क्या कर देंगे, रिमूव। कलेक्टर साहब भी ना मंत्री जी से डायरेक्ट पंगा नहीं लेते हैं, रिमूव भले ना कर सके वो ट्रांसफर तो करवा ही सकते हैं। मलाईदार शहर से हटा के सूखे शहर में ट्रांसफर कर दिया तो उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो आपके पास अगर किसी को हटाने का पावर है तो डेफिनेटली वो आपकी बात तो सुनेगा, राइट। इसको नोट भी आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। हां, दोनों पावर एक साथ भी हो सकते हैं बेटा, अपॉइंट और रिमूव करने का। हाँ, ये शायद आप जो बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हो कि भला कोई क्यों बिना शेयर होल्डिंग लिए किसी को बोलेगा कि तो हमारे डायरेक्टर तो तुम अपॉइंट करो। एक दिन सुबह सुबह अननोन नंबर से फोन आ रहा है, नंबर तक नहीं आ रहा है, प्राइवेट नंबर लिखा रहा है। आपने बोला ये कौन है, फोन उठाया, उधर से आवाज आई, हेलो आई एम मुकेश अंबानी, वी हैव गॉट 14 directors on the board of directors of RIL Limited and we wish out of 14 you appoint 10 people. So क्यों मुझे कोई डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर देगा? क्योंकि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट तो शेयर होल्डर करते हैं, तो मेरे पास ज्यादा शेयर तो डायरेक्टर मैं अपने आप अपॉइंट कर लूंगा। कोई मुझे क्यों डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर देगा? उसका जवाब तो कोई बहुत अच्छा नहीं है, पर अगर दे देगा तो फिर होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन बन जाएगा। और रियल लाइफ में ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि कोई स्ट्रेटेजिक डील हुई हो आपस में। भाई आप शार्क टैंक में ही गए और आपने बोल दिया है कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए 10% इक्विटी के सामने, माय वैल्यूएशन इज 10 करोड़ रुपीस, और वो मान भी गए। पहले बोल रहे थे नहीं हम 20% स्टेक लेंगे, तो आपने उल्टे आगे लेके काउंटर ऑफर कर दिया कि नहीं 10% ही दूंगा, चाहो तो डायरेक्टर आप सब बन जाओ, पांचों के पांचों शार्क डायरेक्टर बन जाओ, एक मेरे को भी रख लेना, मेरी कंपनी है। आई गिव यू बिकम द डायरेक्टर। मैं तो चाहता हूं कि मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुशोभित हो जाए इतने बड़े बड़े लोगों से। आप बैठोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे तो 4 चांद लग जाएंगे। आप किसी को अपॉइंट कर देना, चलो आपके पास टाइम नहीं तो। बोले हम पर्सनली ये सब नहीं करते। अरे बोले आपकी कंपनी है ना, वो करेगी हमारी कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट। जाओ, मैंने ये पावर दिया, 20% इक्विटी नहीं दूंगा, डायरेक्टर तुम्हारे। ठीक है, डील हो गई, आपस में अग्रीमेंट हो गया। आपको लगा ये वैल्यूएबल लोग हैं, ये अच्छे लोगों को अपॉइंट करेंगे, आपने उनकी कंपनी को ये पावर दे दिया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर दिया कि मेरी कंपनी के डायरेक्टर मेरे शेयर होल्डर नहीं, बल्कि फला कंपनी को पावर है कि वो यहां डायरेक्टर अपॉइंट करे। ऐसा। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ, ये 2 पॉइंट और हैं होल्डिंग सब्सिडरी को लेकर के। जब हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, तो एक्चुअली हम कंपनी नहीं बोलते हैं, हम बॉडी कॉरपोरेट बोलते हैं। होल्डिंग बॉडी कॉरपोरेट, सब्सिडरी बॉडी कॉरपोरेट। क्या मतलब इसका कि अगर एक इंडियन कंपनी के पास एक सिंगापुर रजिस्टर्ड कंपनी के 70% शेयर्स हैं, तो सिंगापुर रजिस्टर्ड कंपनी तो एक्चुअली कंपनी ही नहीं है ना। इट इज रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, इट इज डूइंग बिजनेस इन सिंगापुर। इज इट अ कंपनी इन इंडिया? नो, इट इज नॉट अ कंपनी इन इंडिया। तो फिर तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन ही नहीं आएगा सर, क्योंकि आपने बोला होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। तो इसमें सेक्शन में लिख दिया कि इस सेक्शन में कंपनी डजंट मीन्स अ कंपनी, हियर कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। सो इफ इंडियन कंपनी इज होल्डिंग मेजॉरिटी शेयर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, तब भी होल्डिंग सब्सिडरी बनेगा। एंड वाइस वर्सा, फॉरेन कंपनी के पास इंडियन कंपनी की शेयर है, तब भी होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप बनेगा। क्या देखो, एक्चुअली सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से आप उसको फॉरेन कंपनी नहीं बोल पाओगे। विदेशी कंपनी ने इंडियन कंपनी के शेयर होल्ड कर, तो देखो तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस है। नहीं, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, वो एक कंपनी है, हम शेयर होल्ड करते हैं उसके अंदर।
हाँ सर, हमने क्या करा, इंडिया में कंपनी बनाई ई लिमिटेड। एक बात और सवाल आना चाहिए दिमाग में कि सर एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है, एक कंपनी दूसरी कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदती है, तो आप नहीं बोलते कि इनमें कोई रिश्तेदारी है, इनका नाम बताओ, ये किस तरह के रिश्तेदार है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है, तब तो आप कुछ नहीं बोलते, पर एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर खरीदती है, तो आपको इन दोनों के रिश्ते को एक नाम देना जरूरी क्यों हो गया? दो लोग साथ रहते हैं तो उनको कुछ बताना क्यों जरूरी कि हम आपस में कौन है? अरे मतलब भाई, आप आपके दोस्त के साथ रोज बैठते हो, एक बच्चे के साथ रोज बैठते हो, टू व्हीलर पे आते हो, तो कोई पूछ लेगा यार तुम क्या कजिन्स हो? नहीं नहीं मतलब कजिन्स हो तुम, फ्रेंड्स हो तुम? बोले नहीं, लप्पड़ मार दूंगा कजिन बोला तो। अच्छा, तो बोले फ्रेंड्स हो? बोले नहीं, फ्रेंड्स तो नहीं है। फिर क्या है भाई? तो एक कॉलोनी में रहते हैं तो साथ आ जाते हैं, हम टू व्हीलर शेयर करते हैं, देश का फ्यूल बचा रहे हैं हम तो। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो है। ये रिश्तेदारी करी क्यों यार? ये नाम देने की क्या जरूरत पड़ गई कि एक को होल्डिंग बोलो, एक को सब्सिडरी बोलो? ऐसा बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा बोलने की जरूरत पड़ने के दो कारण मैं आपको बताता हूं। चलो इस एग्जाम्पल को यहां पॉज करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल पहले लेते हैं। आप में से जैसे कई बच्चे इंदौर के बाहर से भी आए, राइट? रेज योर हैंड। अरे बाबा रे, मेजॉरिटी इंदौर के बाहर वालों की है। ऑनलाइन में तो सब इंदौर के बाहर के ही, हिम्मत हाथ उठाओ। इंदौर वाला कोई ऑनलाइन देखा, लप्पड़ मार दूंगा उसको मैं। ऑनलाइन में है कोई इंदौर वाला? हाथ उठाना जरा, मतलब ठाकुर बना दूंगा हाथ काट करके। तो क्या आप मेजॉरिटी बच्चे बाहर से आए तो आपको यहाँ पैसा खर्च करना पड़ता है, तो पापा पैसे भेजते हैं, बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, वॉटेवर 10,000 रुपए 8,000 रुपए महीना आपको देते हैं। अब कई पेरेंट्स तो डिसिप्लिन भी चाहते हैं, तो बोलते हैं इसका हिसाब भी रखा करो भाई, अच्छी आदत है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि ठीक है, बट अच्छी आदत है ना भाई। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, तुम्हारा खुद का ही हिसाब नहीं है, ऑडिट छोड़ो, अकाउंटिंग ही नहीं है। इसी को बोलते हैं दीपक तले अंधेरा। नहीं, आई एम सीरियस, आप सबको अपना हिसाब रखना चाहिए, डायरी लिखनी चाहिए कि भाई ऑन फिजिकल रखो, इलेक्ट्रॉनिक रखो, हिसाब रखो खर्चों का, और मंथ एंड पर पापा को सबमिट भी कर दो कि भाई ऐसे ऐसे आपका पैसा खर्च करा है। तो आपने पापा को सबमिट करा इस महीने, उसमें आपने लिखा 5,000 रुपए हॉस्टल और खाने का, और 5,000 रुपए लिख दिया मिसलेनियस। पापा बोलेंगे मिस एलेनियस है कौन? या तुमने उसमें लिख दिया 5,000 खाने का रहने का और 5,000 एज पर अदर डायरी। तो पापा बोले ला वो डायरी भी दे। फिर अब तो उसमें लिखा है 10 रुपए की चाय पी, 490 रुपए एज पर थर्ड डायरी। पापा ही थक गया, बोले ठीक है करा होगा यार, छोड़ मेरे को नहीं देखना। ये खेल होता था होल्डिंग सब्सिडरी में। भाई आप एक कंपनी बना रहे हो, आप लोगों से पैसा ला रहे हो, तो यू आर अकाउंटेबल ना, आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि उस पैसे को आपने यूज कैसे करा है। तो दिखाओ बैलेंस शीट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, स्टॉक जो भी है, दिखाओ ना कि ये पैसा ऐसा यूज हुआ है। तुमने लिख दिया 100 करोड़ की बैलेंस शीट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी 10 करोड़, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी 90 करोड़। अरे तो भाई फिर वो कहां लगा पैसा? फिर उस कंपनी, तो उसकी बैलेंस शीट लाके दिखाओ, फिर उसकी बैलेंस शीट में तीसरे का रेफरेंस, तीसरे में चौथे का रेफरेंस, चौथे में पांचवे का रेफरेंस। इतनी लेयर हो गई कि आदमी की देखने की इच्छा ही खत्म हो गई, कोई नहीं देख रहा फिर उतने लेवल पे जाके। इसलिए यहां बोल दिया कि 2 से प्रिस्क्राइब्ड से ज्यादा लेयर्स नहीं होना चाहिए। कितनी मैक्सिमम कितनी लेयर होनी चाहिए? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, करंटली 2। सर व्हाट डू यू मीन बाय 2? ए की सब्सिडरी बी है, दिस इज 1 लेयर, बी की सब्सिडरी सी है, दिस इज सेकेंड लेयर। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सी की सब्सिडरी डी है, नॉट अलाउड। सर ए की सब्सिडरी बी सी डी ई एफ जी एच आई जे सब ए की ही सब्सिडरी है, डायरेक्ट पूरे अल्फाबेट खत्म कर लिया हमने, 29 सब्सिडरी, 25 सब्सिडरी चलेगा।
एक कंपनी की डायरेक्ट सब्सिडरी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, वो 2 सब्सिडरी हो सकती है, ऐसा नहीं है। आप 100 सब्सिडरी रखो, 2 लेयर्स के अंदर जितनी चाहो उतनी सब्सिडरी कंपनीज आप रख सकते हो। मतलब लिख के बता देता हूं, समझ में नहीं आया तो अभी आ जाएगा, डोंट वरी। एक कंपनी है ए, उसकी एक सब्सिडरी है बी, एक सब्सिडरी है सी, एक सब्सिडरी है डी। सर गलत हो गया, आपने कहा था 2 ही लेयर हो सकती है। लेयर 2 हो सकती है, सब्सिडरी 2 हो सकती है, ऐसा कभी नहीं कहा। इसकी एक सब्सिडरी है पी, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एक सब्सिडरी है क्यू, इसकी एक सब्सिडरी है आर, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। इसकी एक सब्सिडरी है जेड, दिस इज नॉट डन, ऐसा नहीं हो सकता, तीसरी लेयर नहीं चलेगी। इज इट क्लियर? ओके, हाउडा क्या हो सकती है, फिर से बोलना। हाँ, सी की भी फिर सब्सिडरी है एक्स वाई जेड, डी की सब्सिडरी है पी क्यू आर एस टी, जो भी है वो सब हो सकती। लेयर्स 2 से ज्यादा नहीं होना, अलाउड ही नहीं है। आप जैसे ही वो शेयर ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे या अलॉटमेंट करने की कोशिश करोगे तीसरी लेयर सब्सिडरी बनाने के लिए, वो अलॉटमेंट या ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। तो वो बोलेंगे, आप बोलो मेरे पास आर, बोले मेरे पास जेड के 100% शेयर है, बोले ये तेरे शेयर है ही नहीं। जैसे माइनर कॉन्ट्रैक्ट करते तो क्या होता है, वॉइड, बस वैसा हो जाएगा। नहीं, अच्छा, ये लेयर वाले पॉइंट को अब और ज्यादा एक्सप्लोर मत करो, मैं आपके सब सवालों के जवाब दे दूंगा, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक की कितनी सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, इन्फिनिट। जेड बी की सब्सिडरी हो सकती है, हाँ, कोई लिमिट नहीं है। एसोसिएट कंपनी की भी कोई लिमिट नहीं है, उसकी 50 लेयर जमा लो एसोसिएट की, मतलब ऐसे वर्टिकल में 50 लेयर एसोसिएट की जमा लो, हॉरिजॉन्टल में 5 करोड़ एसोसिएट बना लो, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ लेयर की लिमिट है बेटा, बाकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, लॉ को इतना स्ट्रिक्टली क्यों ले रहे हो? बाकी सब लॉ इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो क्या? ट्रैफिक रूल्स सुननी करो तो कैमरे में आ जाओगे, चालान आ जाएगा, पैसे भरने पड़ेंगे। नहीं भरा तो ये डेयरिंग भी है लोगों की, नहीं चालान भी नहीं भरा, ले पहले तो लॉ तोड़ दिया, सिग्नल जंप कर दिया, हाँ करा, जा हट, क्या करेगा? अब तुम यहां पूछ रहे हो तीसरी लेयर आ गई तो क्या, हाँ कर लिया, क्या करेगा? तो कोई केस करो मेरे ऊपर, और किसके पास टाइम तेरे पास केस करने का? तू कर यार, तेरे जो करना है छोड़, तू लॉ के वायोलेशन में जिंदा रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्रिमिनल्स तो पूरी जिंदगी लॉ के वायोलेशन में जिंदा रहते हैं ना, तो लॉ का वायोलेशन भी होता है और कई बार उसके खिलाफ एक्शन भी नहीं होती है। ध्यान रखना, हमेशा लॉ टूटते ही एक्शन हो जाए ऐसा लॉ है अपने देश का, है अपना इंडिया का। टूट गया, देखेंगे जो होगा, कोई केस करेगा तो भी तो केस लड़ेंगे, जब तक जज साहब नहीं मर जाए तब तक तो केस ही चलाएंगे। नहीं एसोसिएट, बस बेटा अब इस पे और क्वेश्चन नहीं, क्योंकि क्या है इससे टाइम खराब होगा। हाँ, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा था कि जैसे ही आपकी कोई सब्सिडरी बनती है ना, तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि जब आप अपना बैलेंस शीट P&L अपने इन्वेस्टर को दें, तो सब्सिडरी के बैलेंस शीट P&L को अपने बैलेंस शीट P&L में कंसोलिडेट करके दें। एज पर अदर डायरी लिख के पापा को नहीं दे सकते, उस अदर डायरी के एक्सपेंसेस को मेन डायरी में कंसोलिडेट करिए और दीजिए, ताकि लोगों को दोनों दीजिए। स्टैंड अलोन भी देना पड़ता है कि मेरे अकेले की बैलेंस शीट ऐसे दिखती है और मेरी सब्सिडरीज और एसोसिएट्स की मिला जुला के जो बैलेंस शीट दिखती है वो ऐसे दिखती है। काफी सारी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और चार्टर्ड अकाउंटेंट ही फिर उसका ऑडिट करता है कि हाँ ये सब सही है। मैं बोल रहा हूं, मैं द चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सही है, सर्टिफाई कर देता है वो उसको। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। एग्जाम में मैंने आपको बताया 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यूज आते हैं, 70 में से 30 मार्क्स के तो क्या आएंगे, एमसीक्यू। सारे पेपर में नहीं, इस पेपर की बात कर रहा हूं। और बचे हुए 70 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं,
व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी कंपनी टाइप का, और केस स्टडीज भी आती है. सो लेट मी टेल यू, केस स्टडीज और केस लॉज में डिफरेंस है, पता है क्या आपको? होल्डिंग कंपनी की कंपनी ही बनती है, सब्सिडरी और एसोसिएट की. नहीं समझ में आया बेटा, सम्यक नहीं समझ में आया. हाँ, केस स्टडी केस लॉ में डिफरेंस पता है? जो वास्तविक घटना है वो केस लॉ है, और किसी बात को समझाने के लिए जो एक सिचुएशन क्रिएट की गई है, कल्पना, वो क्या है? केस स्टडी है. केस स्टडी में आगे डिस्क्लेमर जाएगा, इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं. वो केस लॉ बोलेंगे कि ऐसा, वो हिस्ट्री है, ऐसा वाकई हुआ था. दो लोगों ने लॉ पढ़ा, दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग आ गया, तो दोनों आपस में लड़ने लग गए. लड़ते लड़ते, भले लोग थे तो लड़ते हुए कोर्ट पहुंच गए. असभ्य लोग होते तो गोली मार देता एक दूसरे को, किस्सा खत्म. पुलिस वाला पकड़ने आता, उसको भी गोली मार देता, फिर सब भूल जाते, आगे बढ़ जाती बात. और ये कोर्ट चले गए, फिर कोर्ट में हार गए तो हाई कोर्ट चले गए, फिर वहां एक बंदा हारा तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गया. फिर सुप्रीम कोर्ट ने उठा के एक रूलिंग दे दी. तो सुप्रीम कोर्ट कोई रूलिंग दे दे तो वो एज गुड एज ऐसा हो जाता है जैसे एक्ट के अंदर ही लिखा हो, उतना पावरफुल हो जाता है वो. फिर अगली बार दो लोग फिर लड़े, और उनकी लड़ाई के फैक्ट्स वैसे ही हैं जैसा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है. और मेरी और आपकी लड़ाई हो गई कंपनी लॉ में, कंपनीज में लेके, और ऐसी लड़ाई पहले भी हुई थी, तो जो मेरे जैसे सिचुएशन में व्यक्ति था वो जीता था. तो मेरा लॉयर लोअर कोर्ट में ही ये बात बोल देगा कि देख, अपनी औकात में रहे जज साहब, योर ऑनर, माय लॉर्ड, औकात में रहो. वो जो तुम्हारे दादाजी ना उधर सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक डिसीजन दे दिया था, इसी तरह के फैक्ट्स थे केस के, और जैसा मेरा क्लाइंट की सिचुएशन है उसके फेवर में डिसीजन आया था, तो तुम देखना जरा. तो फिर वो भी उससे इन्फ्लुएंस होंगी ऑब्वियसली, और वो उस तरह से डिसीजन देंगे. ठीक है, वो केस लॉ होता है बेटा. और केस स्टडी जो मैं कहानियां बना बना के आपको सुनाऊंगा, जिसमें से एक कहानी ये रही. एस लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसके 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, और फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए. एस लिमिटेड नाम की एक कंपनी है. इट इज नॉट होल्डिंग 51% शेयर्स, इट इज होल्डिंग 5,001 इक्विटी शेयर्स. 51% नहीं है. हाँ, बताओ क्या एस सब्सिडरी है? यस बोल दिया आपने, पर 51 तो है ही नहीं. अरे वो तो गवर्नमेंट कंपनी में था, यहां तो अपने को चाहिए आधे से ज्यादा, और इक्विटी शेयर है मतलब वोटिंग पावर तो है. वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर की कोई कहानी फंस जाए वो बात अलग है. अपने को चाहिए वोटिंग पावर एट द एंड, पेड अप कैपिटल नहीं चाहिए. एक कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करें, 10 रुपए फेस वैल्यू वाले, 11,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करें, 10 रुपए फेस वैल्यू वाले. उसमें से 11,000 प्रेफरेंस शेयर एच लिमिटेड के पास हैं, फुल स्टॉप. इक्विटी शेयर एक भी नहीं है. तो आप मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, क्या ये सब्सिडरी है? यस और नो? अरे बाबा रे, यस के लिए हाथ उठाओ, यस इट्स अ सब्सिडरी. नो के लिए हाथ उठाओ. तुम्हारा यस भी नहीं, नो भी नहीं है, तो फिर क्या है? डिपेंड्स कौन बोला सबसे पहले? कौन बोला डिपेंड्स? सही बोला, सही जवाब यही है, डिपेंड्स. डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि बाहर ठंड है कि नहीं. किस बात पे डिपेंड करता है? वोटिंग पावर. अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट टू वोट है, चलो मैंने कहा राइट टू वोट है, तो फिर तो 2,10,000 में से 1,10,000 पेड अप कैपिटल इनके पास है, तब तो ये सब्सिडरी हो जाएगी. और अगर राइट टू वोट नहीं है तब फिर नहीं होगी. 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच is held by H Limited, and A Limited, which is subsidiary of H, also holds 2,000 equity share of ₹10 each. ऑनलाइन स्टूडेंट टाइप करो फटाफट. हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, यस कि नो?
हाँ, क्योंकि इनडायरेक्टली भी 2000 शेयर है ना अपने पास। एग्जाम में बस इसी को तो केस स्टडी बोलते हैं, ऐसे टेबल नहीं बनी हुई आएगी, ये थर्ड वाली केस स्टडी जैसे, तो पूरी कहानी बना के सुनाएंगे। अ कंपनी नेम्ड एज साहिबा बानो कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड was formed in the state of West Bengal. It has issued 10,000 equity shares of rupees 10 each, out of which 4,000 equity shares of rupees 10 each are held by Priyanshi Software Limited, and 2,000 equity shares in this company are held by Vedic Mittal Educators Private Limited, and Vedic Mittal Educators Private Limited is a subsidiary of Priyanshi whatever Softwares Private Limited। ऐसी पूरी कहानी बना के सुनाएंगे। वो स्टोरी सम या वर्ड प्रॉब्लम जो भी आप बोलते थे स्कूल में कि फादर की एज इज दिस और सन की एज इज दिस, वर्ड प्रॉब्लम है ना, और फादर और एज के सन में अभी ये रेशो और 20 साल बाद ये रेशो इतना हो जाएगा, व्हाट इज द एज ऑफ फादर एंड सन। तो पहले आपको वो स्टोरी सुनाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम, उसमें से आप की एक्सट्रैक्ट करो, अकॉर्डिंगली आप डिसीजन दो। केस स्टडी इसको बोलते हैं। इसका आंसर जब लिखने पे आओगे ना आप, तो सबसे पहले आंसर में आपको सेक्शन ही लिखना है। केस स्टडी का आंसर कैसे करते हैं, पहले सेक्शन यानी कि प्रोविजन, उसके बाद केस के फैक्ट्स का डिस्कशन कि यहां जो दिया है ऐसा है तो ऐसा है, वैसा है तो ऐसा है, ऐसा हुआ असल में देखो इसका मतलब ये है, और फिर एक आखिरी में छोटा सा कंक्लूजन। तो यहां आप आंसर में क्या लिखोगे, एज पर सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय अनदर कंपनी whether through equity share or through preference share, whether directly or through any subsidiary company. It also includes a company where the board of composition of board of directors is controlled by another company. If a company has power to appoint or power to remove majority of directors, then you say that it controls the composition of board of directors. Here in this, for the purpose of this section, company means a body corporate, and a company should not have more than prescribed layer of subsidiary company. छाप दो definition उठा के, section 287 I am sorry कौन सी थी ये, ऐसी ऐसी पूरी डेफिनेशन छाप दो। और वही नोट्स की लैंग्वेज हाँ भी कर दूंगा, थोड़े लिख पाओगे, अपनी लैंग्वेज में लिखो। वैल्यू पॉइंट्स स्लाइड से आप नोट कर ही रहे हो, उसके आसपास अपनी लैंग्वेज बना के डेफिनेशन पूरी लिख दो। फिर आओ, इन द गिवन केस दिस इज दैट, 40 इसके पास, 20 उसके पास, टोटल 60 हो गए। फिर कंक्लूजन, देयरफॉर एच इज होल्डिंग, एस इज सब्सिडरी। प्रोविजन, डिस्कशन, कंक्लूजन। कुछ लोग उल्टा लिखना भी पसंद करते हैं, पहले कंक्लूजन फिर डिस्कशन फिर प्रोविजन, पर मेरा कहना है कंक्लूजन गलत हो गया तो कॉपी चेकर पढ़ते ही आपके नंबर काट देगा। कम से कम प्रोविजन तो सही हो जाए आपके। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन में और केस स्टडी में ना बड़ा फर्क आ जाता है। उसने पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी कंपनी, तो ये पूरी लंबी चौड़ी डेफिनेशन में 10 बातें हैं, उसमें से तो 2 बातें आपके दिमाग से निकल भी गई और 8 बातें आपने लिख दी, तो अच्छे बढ़िया नंबर आ जाएंगे। पर जो 2 बातें आपने मिस कर दी है, उसी पर फोकस करके अगले ने केस स्टडी बना के दे दी। आपको ये लेयर्स वाली बात याद ही नहीं रही, और वो क्वेश्चन लेयर पे ही पूछ गया, और इस पर पूरी डेफिनेशन आती थी, ये पॉइंट मिस कर गया मैं। केस स्टडी पिन पॉइंटेड आती, उसके आंसर में भले पहले पूरी डेफिनेशन लिखोगे, पर जो डिस्कशन कंक्लूजन होगा वो कैसा होगा, पिन पॉइंटेड। वही वाली बात अगर आप भूल गए तो फिर गए नंबर पूरे, और वही वाली बात याद आ गई तो पूरे नंबर आ भी जाएंगे। केस स्टडी थोड़ा ऐसा न्यूमेरिकल साइड पे चली जाती कि सही कर दो तो ज्यादा नंबर आ जाते हैं, गलत कर दो तो सब खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद पांच डायरेक्टर है एस लिमिटेड के, उसमें से पावर टू अपॉइंट 2 डायरेक्टर्स एंड पावर टू रिमूव 3rd डायरेक्टर है। यस नो? ओके, पीछे यस।
हाँ तो दो ही हुए। ये देखना, मेरा हाथ देख रहे हो ना यहाँ, ये डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर सकते हो, इसको भी आप अपॉइंट कर सकते हो, इसको आप थर्ड डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो। इन दो पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तीन आपके कंट्रोल में है, दो को अपॉइंट करने का पावर है और एक तीसरे को, उन दोनों में से एक को नहीं, एक तीसरे को हटाने का पावर है। यस, 5 में से 3, आधे से ज्यादा। तीन डायरेक्टर है कंपनी में, उसमें से दो को अपॉइंट करने का पावर है। आदित्य बेटा, इसके नोट्स आपको दिए जाएंगे ना, फिजिकल कॉपी ऑफ नोट्स आ जाएगी आपके पास, डोंट वरी। और आपको चाहिए ये, यस, तो मैं नोट्स की शक्ल भी दिखा देता हूं आपको, पहले भी दिखाई थी, एक बार फिर देख लो। कुछ इस तरह से ये नोट्स नजर आएंगे। ये देखो, जैसे अगर हम अभी बात कर रहे हैं सब्सिडरी कंपनी की, तो देखो ऐसे सब्सिडरी कंपनी, और सब्सिडरी मीन्स अ कंपनी इन विच, ये पूरे डिटेल्ड नोट्स, मेमोरी हुक हैं उसके अंदर, बोल्ड किए हुए लेटर्स हैं। बल्कि आपको नोट से ही पढ़ना है। स्लाइड पे जो आप नोट कर रहे हो वो तो आप एक तरह से एक समरी प्रिपेयर कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं वैल्यू पॉइंट्स। आपको स्कूल में नहीं सिखाया गया कि जब आप थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी आंसर करते हैं तो जो आंसर आप लिखते हैं उस आंसर में कुछ खास शब्द दिखने चाहिए, जिनको हम क्या कहते हैं, वैल्यू पॉइंट्स कहते हैं, है ना। जैसे मोर देन हाफ एक वैल्यू पॉइंट हो गया, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वैल्यू पॉइंट हो गया, पावर टू अपॉइंट, पावर टू रिमूव मेजॉरिटी डायरेक्टर एक वैल्यू पॉइंट हो गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक वैल्यू पॉइंट हो गया, इक्विटी और प्रेफरेंस एक वैल्यू पॉइंट हो गया। आपके आंसर में ये शब्द दिखने चाहिए, बाकी पूरी लैंग्वेज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो आदित्य, आप जो भी की पॉइंट्स है ना बेटा, वो स्लाइड से आप नोट कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा। हो सके तो कलरफुल नोट करो, ब्यूटीफुल नोट करो, ताकि बाद में आपको रिवीजन करना इजी रहे। होल्डिंग कंपनी, वेरी इजी डेफिनेशन, जिसकी सब्सिडरी हो वो होल्डिंग कहलाती है। होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज वन और मोर सब्सिडरीज। ये जो पेन पटकने की आवाज आ रही है, इससे पता चल रहा है कि कलरफुल पेन यूज हो रहे हैं। एक रखा, दूसरे से लिखा, वेरी गुड। बेटा, नोट्स से रिलेटेड कब, कैसे, कहां, क्यों, वो मैनेजमेंट से पूछो। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क इट। गलत काउंटर पे सवाल पूछना हिंदुस्तानियों की पुरानी आदत। होल्डिंग सब्सिडरी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एसोसिएट कंपनी। जानते ही हो आप ही बता दो, अब मैं क्या बताऊं, चलो बताओ। 20 और मोर अगर आपके पास शेयर हैं तो वो कंपनी क्या बन जाती है, एसोसिएट। क्या सरकार ने बोला आधे से ज्यादा वोटिंग पावर है तो वो कंपनी तुम्हारी सब्सिडरी बन जाएगी? एक बार वो सब्सिडरी बन गई तो उसकी बैलेंस शीट भी कंसोलिडेट करके दो। ऊपर से अगर ये प्राइवेट और होल्डिंग पब्लिक है तो ये भी पब्लिक बन जाएगी। लोगों ने बोला यार ये सब्सिडरी बनाने में बहुत झंझट है, तो लोग चालाक निकले। वो क्या करते, एक कंपनी के 50-50% शेयर अपने ग्रुप की दूसरी 2 कंपनियों को दे देते।
तो किसी भी एक की वो सब्सिडरी नहीं बन पाती, तो उसकी रिपोर्टिंग कहीं भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लोग चालाक थे, तो सरकार ने कई साल बाद सीखा कि अच्छा हमारे साथ ऐसा हो रहा था, तो सरकार ने बोल दिया तेरे पास 50 से ज्यादा नहीं है ना, तेरे पास एग्जैक्ट 50 है ना, तो भी हम मान लेंगे कि वो कंपनी चल तेरी सब्सिडरी तो नहीं है पर एसोसिएट तो है, बल्कि 20 और मोर, एग्जैक्ट 20% शेयर भी अगर आपके पास है वोटिंग पावर आई मीन, तब भी वो कंपनी क्या बन जाएगी, एसोसिएट कंपनी। सर तो फिर क्या, फिर उसकी P&L बैलेंस शीट भी कंसोलिडेट करके देने पड़ेंगे। पर्पस बता रहा हूं कि एसोसिएट कंपनी डेफिनेशन हम पढ़ के हो रहे हैं। एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अगर होना, तो जो इन्फ्लुएंस होती है वो क्या कहलाएगी, एसोसिएट। एक का दूसरे पर क्या हो, वन कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अनदर। अच्छा, इतना सिग्निफिकेंट, हाँ। सोनू पटवा जी पूछते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस, बेटा इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब काफी ज्यादा प्रभावित करना। नहीं नहीं सर, मतलब ये वोटिंग पावर, चाहे वो इक्विटी से आए, प्रेफरेंस से आए, डीवीआर से आए, डिफरेंशियल वोटिंग राइट से, कंट्रोल ऑफ 20% और मोर, या तो वोटिंग पावर का कंट्रोल हो, या अदरवाइज ही आप 20% और मोर बिजनेस डिसीजंस लेते हो उस कंपनी के। सर तो वो कंपनी हमको बिजनेस डिसीजन लेने क्यों देगी, हमने अग्रीमेंट करा है उनके साथ। हमने दिया है उनको पावर कि वो हमारे डिसीजन ले सकें। बट क्या है, कुछ चीजें लॉ मेकर लिख देते हैं, बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। भाई वोटिंग पावर तो 20% गिन लोगे, ये बिजनेस डिसीजन 20% कैसे गिनोगे? पापा मम्मी कहते ना इस बच्चे की संगत में मत रहा कर, बहुत बेकार है ये। कोई फ्रेंड्स को लेके कभी कभी कमेंट कर देते, इन्फ्लुएंस कर देगा ये तेरे को, 18.33% तो इन्फ्लुएंस कर ही चुका है। कैसे मेजर करोगे कितना इन्फ्लुएंस कर दिया किसी ने किसी को? बोल दिया अब इन्होंने, ठीक है, तो हमने भी सुन लिया, हम भी एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, तुम क्यों जज साहब बन रहे हो बेकार? क्या होता है लॉ में, कुछ चीजों में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती है, कहीं कहीं ऐसा होता है, तो वहां बेकार सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की और छिलके उतारने की कोशिश ना करें। जैसा है, आप इंटर के स्टूडेंट है, मत भूलें अपनी हैसियत मतलब हाँ हैसियत औकात बोलूंगा तो बुरा लगेगा क्या है, अभी इंटर है, फिर फाइनल है, फिर आप प्रैक्टिस करोगे, वो भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो बाबूगिरी से ही केस जीत जाते हैं। इतना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ रहे हो ना, तो इतना बारीक पॉइंट पे नहीं आती बात, दूसरी तीसरी बातों पे ही फैसला हो जाता, फालतू बातों पे ही। तो तुम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हो, तो वहां एक एक कॉमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, इसका क्या मतलब, वो काम आएगा। अभी टाइम है ना उसमें, अभी रहने दो। मिस्टर आईसीआई ने पूछ लिया तो डिस्प्यूटेड मैटर पे वो भी नहीं पूछते, उनको भी नहीं मालूम हो, तो वो अथॉरिटी थोड़ी कि उन्होंने बोल दिया तो ऐसा ही होगा, वो तो जज साहब डिसाइड करेंगे क्या सही है और क्या गलत। कोर्ट इसलिए तो बनाई कि लॉ बना तो दिया, पर कभी नहीं समझ में आया तो लड़ाई हो गई तो कहां जाएं? कोर्ट, वो पढ़ के बताएगा कि हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, फिर माननी पड़ेगी उनकी बात। नोट, इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। मुझे नहीं समझ में आया क्यों बोला ऐसा, वो तो अंडरस्टूड है ना भाई, 20% होएगा तो वो जॉइंट वेंचर हो या नहीं हो तो इंक्लूड हो गई। सर अब जॉइंट वेंचर क्या होता है? अरे क्या हुआ कि दो कंपनियां थी, 50-50% पैसा लगा के एक तीसरी कंपनी बना दी उन्होंने, जॉइंट वेंचर।
अक्सर ये जॉइंट वेंचर क्या होता है कि किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो जॉइंट वेंचर भी खत्म हो जाता है। परमानेंट कंपनी वो नहीं होती है। एक सड़क बनाने का ठेका मिल गया आपको, 5 साल लगेंगे उसमें क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो 2 कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने मिला के एक तीसरी कंपनी बना ली, आधे आधे पैसे लगा के जॉइंट वेंचर, सड़क खत्म, कंपनी खत्म। ऐसे या 5 कंपनियां मिल गई और उन्होंने एक नई कंपनी बना के उसके 20% शेयर ले लिए, तो ये जो नई कंपनी बनी ये 5 कंपनियों की एसोसिएट कंपनी, पांचों अपनी अपनी बैलेंस शीट में इसकी बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करेगी क्योंकि ये सबकी सब्सिडरी आई एम सॉरी सबकी एसोसिएट कंपनी है। और अगर रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो ले लिया बेटा, डिसीजन लेने का पावर है आपके पास भी तो है, आप खुद के डिसीजन भी गलत ले सकते हो। हाँ, somebody was saying something. It excludes a subsidiary. सर मेरे पास एक कंपनी के 70% शेयर हैं तो सेक्शन 287 के हिसाब से वो मेरी सब्सिडरी है, पर इस सेक्शन के हिसाब से वो मेरी एसोसिएट भी तो हुई क्योंकि 20 से तो ज्यादा ही है, 70 है तो ना 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 ना। अगर वो सब्सिडरी हो चुकी है तो अब उसको एसोसिएट मत कहिए। हाँ, अरे भाई आप किसी को बोलो क्या तुम्हारी क्वालिफिकेशन है, चलो फाउंडेशन पास, उसको 2 मिनट अलग रखो, बोले मैं 12th पास हूं, बोले अच्छा अच्छा। और एक स्पेशल बात सुन लो मेरे बारे में, मैं 10th भी पास हूं। अरे यार तो क्या जरूरत है अब ये, अब तुम 12th हो ना, 10th मत बोलो, अब सब्सिडरी बन गई ना, अब एसोसिएट थोड़ी बोलेंगे, अब तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सिडरी बोलेंगे। मतलब 20 और मोर बट 50 और लेस, 20 या 20 से ज्यादा लेकिन 50 या 50 से कम, यह एसोसिएट है। 20 से कम कुछ भी नहीं है, 50 से ज्यादा सब्सिडरी है। तो अब लोगों ने क्या करा, 19% होल्डिंग करना चालू कर दी कि एसोसिएट भी ना रहे ताकि रिपोर्टिंग ना करनी पड़े उसकी। सब कोई ऐसा नहीं करते, कोई कोई करते हैं। जब ये 20% की काउंटिंग चल रही हो तो फिड्यूसरी कैपेसिटी वाले शेयर नहीं गिने जाने चाहिए। एक कंपनी के पास 15% शेयर तो खुद के हैं दूसरी कंपनी में, और 5% शेयर और हैं उसी कंपनी में, मगर वो पर्सनल नहीं है, वो फिड्यूसरी कैपेसिटी में है, तो उनको नहीं गिनेंगे, सिर्फ पर्सनल वाले ही गिनेंगे। ऐसे इनडायरेक्ट, हाँ हाँ, मैं इंतजार कर रहा था बैठ के, पूछो तो सही, मैं बोल दिया एक नया शब्द तूने ला, ठीक है बोल, तू लिख रहा हम। फिड्यूसरी कैपेसिटी क्या होता है ना, अब ये एक सवाल आया तो इसको हम जरा समझ लेते हैं। हाँ अतिशय, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं फिड्यूसरी कैपेसिटी क्या होता है। जैसे आप गए ट्रेजर आइलैंड गए, मैकडोनल्ड गए, आप और आपका दोस्त, और आपने 2 सॉफ्टीज ऑर्डर करी, कोन वाली आइसक्रीम सॉफ्ट सी होती है, उसको सॉफ्टी कहते हैं। आप तो ठहरे एकदम स्पीड वाले इंसान, भूखे, आते ही 30 सेकंड में खा गया। अब अगला अभी उसके साथ सेल्फी ले रहा है, अभी तक तो वो पोस्ट करने में लगा है, एंजॉइंग वीकेंड विद सॉफ्टी, ऐसे कुछ तो भी कर रहा है वो। इतने में पापा का फोन आ गया उसके, अब वो घबरा है कि पापा को न मालूम पड़ जाए कि मैं मॉल घूम रहा हूं पढ़ाई लिखाई करने की जगह। उसने सॉफ्टी आपके हाथ में दी, क्योंकि वो शोर आ रहा था ना मॉल का, उधर तो साइड में जाके बात करनी थी। बोले संभाल के रखना, मैं आ रहा हूं, मुझे देना वापस। में आया मैं 2 मिनट आया, वो गया उधर कोने में बात करने। अब ये जो आप सॉफ्टी होल्ड करके बैठे हो ना, ये पर्सनल कैपेसिटी में नहीं है, देखने वालों को लगेगा ये आपकी है, लेकिन ये फिड्यूसरी कैपेसिटी में है। फिड्यूसरी मतलब विश्वास आश्रित स्थिति, किसी ने ट्रस्ट करा है आपके ऊपर, आप
ट्रस्ट किया है आपके ऊपर और उस ट्रस्टी की कैपेसिटी में आप इसको होल्ड किए हुए हो। आप इसको देख सकते हो, घूर घूर के देखो, सूंघ सकते हो, फोटो खींच सकते हो इसके साथ में, खा नहीं सकते, फेंक नहीं सकते। फिड्यूसरी कैपेसिटी इसको बोलते हैं। एक्चुअली इसका एक फॉर्मल नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं ट्रस्ट। इस एग्जाम्पल में, अच्छा आपका फ्रेंड जाते जाते आपको दे जा और बोले यार मेरे को लेट हो जाएगा, मेरा छोटा भाई आ ही रहा है 1 मिनट में, ये सॉफ्टी तू उसको दे देना। थोड़ा और ट्विस्ट कर देते हैं एग्जाम्पल। ये जो आपके फ्रेंड के और फ्रेंड के छोटे भाई के बीच एक अरेंजमेंट हो गया ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलेंगे ट्रस्ट। आपका फ्रेंड कहलाएगा ऑथर ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट उसने क्रिएट करी है। आप कहलाओगे ट्रस्टी, क्योंकि आप पर विश्वास किया गया है। दोस्त का छोटा भाई कहलाएगा बेनिफिशियरी, क्योंकि यह संपत्ति उसको मिलनी है। जो सॉफ्टी आपके हाथ में दी गई है, यह है कॉर्पस। कॉर्पस जो कंट्रीब्यूट किया गया है, और मान लो ये लिखा पढ़ी हो जाए स्टैम्प पेपर के ऊपर, तो वो होती है ट्रस्ट डीड। ओके, और ये बन जाता है पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन। कई लोग जिनको चैरिटी करनी होती ट्रस्ट बना करके करते हैं, अपनी संपत्ति ट्रस्ट में डोनेट कर देते हैं, ट्रस्टी। अब ट्रस्ट में प्रॉब्लम क्या है, जैसे कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, ट्रस्ट की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, तो फिर प्रॉपर्टी किसके नाम पे रखें? प्रॉपर्टी ट्रस्टी के नाम पर रखी जाती है, तो ऑनरशिप लगेगा उसकी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सब उसी के नाम पे है, लेकिन उसको यूज करना अलाउड नहीं है। दिस इज कॉल्ड फिड्यूसरी कैपेसिटी। इज इट क्लियर? तो अगर एक कंपनी एच, एक कंपनी है ए, एच के पास ए के 15% शेयर पर्सनल कैपेसिटी में है, 10% शेयर फिड्यूसरी कैपेसिटी में है, क्या ए को एसोसिएट कहूंगा मैं? नहीं, ए एसोसिएट नहीं है, क्योंकि फिड्यूसरी वाले मुझे काउंट नहीं करना है। यही बात सब्सिडरी कंपनी में भी लिखनी थी, भूल गए लिखना। पिछले वाले एक्ट में थी, कंपनीज एक्ट 1956 में, इस बार भूल गए। अब किसी का ध्यान आएगा, कोई डिस्प्यूट होगा तो अमेंडमेंट एक्ट लाके सब्सिडरी कंपनी में भी ये 3rd पॉइंट ऐड करेंगे। अभी तक तो नहीं है। अब मैं आपको आपका वीडियो दिखाता हूं, फाउंडेशन की एग्जाम के बाद और रिजल्ट के पहले। पापा बोले क्या दिन भर घर में पड़े रहते हो, थोड़े एक्टिव हो जाओ। बोले ये लो एक्टिव, ये पापा ने ऐसा बोला, हिला डुला करो, बैठे रहते हो आप। बोले ओके हिला डुला करो। इस कंपनी को हम कहेंगे डोरमेंट कंपनी। एक्टिविटी इज देयर बट नो सिग्निफिकेंट एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड अ डोरमेंट कंपनी। If a company is not having any significant accounting transactions, सर तो फिर कंपनी बनाई क्यों जब काम नहीं करना था? तो ऐसे सवाल अपने आप से भी पूछना भविष्य में। जैसे अभी क्या होगा, मैं होमवर्क देना शुरू करूंगा तो कई बच्चे उसमें डिफॉल्टर हो जाएंगे, तो फिर मैं पूछूंगा पढ़ाई नहीं करनी थी तो आए क्यों यहां? तब आप कहलाओगे, अगर ऐसा करोगे तो क्या कहलाओगे? डोरमेंट। मेरे से पूछोगे अभी आप, सर बनाई क्यों कंपनी जब कुछ करना ही नहीं था? तो ऐसे कई लोग हैं, रजिस्टर हो जाते हैं, कुछ करते ही नहीं, बना ली जोश जोश में, फिर गए शार्क टैंक में, फिर अशनीर ने बोल दिया इससे बकवास प्रोडक्ट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, तो फिर आप निराश होकर वापस आ गए, आपने काम बंद कर दिया। बोले भाई बेइज्जती कर दिया यार इसने बहुत ज्यादा, और उस बंदी की वजह से मजा आता है शो में, बेइज्जती भले कितनी करे वो लोगों की। तो अब आपने बंद कर दिया काम, पड़ी है कंपनी। बोले बंद तो कर ले इसके। बोले क्या रखा है, जिंदगी में नौकरी करने लग गया मैं तो, अब ये सब में कोई दम वाली बात नहीं। ठीक है साहब, कंपनी बनी, काम नहीं कर रही तो क्या कहलाएगी? रजिस्टर्ड
कई बार तो इसका पर्पस भी होता है रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। सर एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट दिमाग में है, बस जैसी ट्रिगर हो, मतलब मान लो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, जैसे ही गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे मैं लग जाऊंगा इसके ऊपर। कंपनी अपन ने पहले से ही बना के तैयार रखी है, कंपनी बना के चकपक बिल्कुल नहा धो के राजा बाबू बन के हम बैठे हैं। अब जैसे ही मौका मिलेगा कूद पड़ेंगे मैदान जंग में, तब तैयारी थोड़ी करेंगे, अभी कंपनी बना के रख लेते हैं अभी से। अरे कल कोई नाम नहीं मिले, इतना बढ़िया नाम है कंपनी का, कुछ भी मतलब व्हाटएवर, अपन तो पहले से बना के रख लो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। या फिर असेट्स होल्ड करने के लिए। कई बार कोई कंपनी इसीलिए बना दी जाती है बिकॉज यू जस्ट वांट टू होल्ड एन एसेट। कंपनी में एक असेट होल्ड करने, बोले क्यों बनाई कंपनी, बोले एक लैंड खरीदने के लिए। पागल, जमीन खरीदने के लिए कंपनी बनाई? बोले हाँ 250 करोड़ की लैंड है। बोले हाँ ठीक। पहले ना इसमें टैक्स बहुत बढ़िया प्लानिंग हो जाती थी। आजकल तो सरकार क्या है यार, लोगों को जैसे ही कोई मौका मिलता है ना, लोग ना बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं, तो सरकार की नजर में आ जाता है, फिर सरकार उसको बंद कर देती। जैसे चीटिंग करनी है एग्जाम में तो करो, पर बिहार टॉपर तो मत बनो। ठीक है, सेटिंग करके नंबर बढ़वा लो, मगर इतने बढ़ाओ कि कम से कम कोई इंटरव्यू लेने ना आ जाए कि आप टॉपर हो और आप सवाल का जवाब ही ना दे पाओ। थोड़ा हिसाब से लगा लो। यहां एक बहुत बढ़िया लूप होल था, लोग कंपनी में जमीन खरीद लेते और कंपनी में और कुछ नहीं उसके अलावा, 250 करोड़ की लैंड के अलावा। अब लैंड ट्रांसफर कराने जाओ ना तो स्टैंप ड्यूटी लग जाती 10-10, 12-12%। बहुत महंगा पड़ता है स्टैंप ड्यूटी। कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर लो आपस में, उस पर तो बहुत नॉमिनल स्टैंप ड्यूटी लगती है। शेयर ट्रांसफर कर लिया तो कंपनी मेरी नहीं आपकी होगी, तो लैंड आपकी होगी इनडायरेक्टली। हमने लैंड थोड़ी बेची, हमने तो कंपनी बेची। ऐसे करके लोग स्टैंप ड्यूटी बचा लेते। अब तो पता चल गया सरकार को, स्कीम पता है, चिल्ला चिल्ला के सबको बता दी स्कीम। अब तो सरकार कंपनी ट्रांसफर में भी उतनी स्टैंप ड्यूटी ले लेगी, पहले पहले कंपनी का वैल्यूएशन कर, उस हिसाब से स्टैंप ड्यूटी लगेगी। एक ये इनकम टैक्स में भी फायदा कर लेते थे लोग कि कंपनी बेच दो तो जो लैंड का कैपिटल गेन होता है वो नहीं होता, टैक्स बच जाता था। अब उस इनकम टैक्स वालों को भी पता चल गया। बट फिर भी जेन्युइनली कभी कोई एसेट होल्ड करके रखनी हो आपको, उसके लिए भी आप कंपनी बना सकते हो। बिजनेस उसमें कुछ नहीं हो रहा, पर क्या आरओसी को बता दो कि हमारी कंपनी डॉर्मेंट है, नहीं तो वो बोलेगा अरे ये कंपनी गड़बड़ है, बंद कर दो, चल ही नहीं रही है। अरे किसी दिन आप सांस रोक के लेट जाओ, हार्ट बीट भी ना सुनाई दे लोगों की, लोग समझे मर गया, जलाया है। फिर जब जलने लगो तो बोले अरे क्या कर रहे हो। तो डॉर्मेंट है ना, तो आरओसी को इंटीमेशन दे दो कि मेरी कंपनी में काम नहीं हो रहा है, तुम बंद मत कर देना कंपनी, चलाऊंगा मैं, चलाऊंगा, रुको अभी। लिख लो, तुम्हारा रजिस्टर में लिख लो ये डॉर्मेंट है, चलेगी, वापस चलेगी, डोंट वरी। चलिए जी, समय समाप्ति की घोषणा, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू।